अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। एडवांस ऑडिटिंग के प्रोग्राम के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सिमा बकरम। हमारे साथ मज़हर अरशद साहब मौजूद हैं जो कि ऑडिट स्पेशलिस्ट हैं। आपको बेहतरीन स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए आज हम इनसे यूनिट 9 के प्रोग्राम 2 ISS 700 पे बात करेंगे, जो कि डिस्कस करता है फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। इंशाल्लाह आज का प्रोग्राम आप सबके लिए नहायत मुस्तफ़ीद साबित होगा। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि इस ISA का स्कोप क्या है? ये सबसे पहले तो ये है कि ऑडिटर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है टूवर्ड्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ओपिनियन, उसके ऊपर बात करता है कि ऑडिटर ने अपना ओपिनियन कैसे बनाना है। दूसरी चीज़ ये है कि जी ऑडिटर की जो रिपोर्ट होगी उसके कंटेंट्स पे बात करता है। और तीसरी चीज़ ये है कि जो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होगी उनके बारे में कि उनका कंप्लीट सेट क्या होता है। इन तीन चीज़ों पे बात करता है ये स्टैंडर्ड। सही। सर, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो होती हैं जो इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल रिपोर्टिंग फाइनेंशियल फ्रेमवर्क आप प्रिपेयर करते हैं किसी भी एक टेरिटरी के लिए, वो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज़ पर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स और कंपनीज एक्ट के हिसाब से बनाई जाएंगी, वो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। सही। और सर, ऑडिटर जो अनमोडिफाइड ओपिनियन देता है उसकी डेफिनेशन क्या है? अनमोडिफाइड ओपिनियन वो होता है जिसमें ऑडिटर ओपिनियन ये देता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसको जिनके ऊपर वो ओपिनियन दे रहा है, दे आर फ्री फ्राम मटीरियल मिसस्टेटमेंट आर दे आर प्रेजेंटेड फेयरली, यानी कि वो मटीरियल एस्पेक्ट्स में इमटीरियल मिस्टेक्स हो सकती हैं, उसके अंदर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि उनके अंदर मटीरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है और वो एज़ पर जो है एप्लीकेबल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनाई गई है। सही। यानी कि उसके अंदर ऑडिटर कोई ऑब्जर्वेशन नहीं देता अपनी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई प्रॉब्लम है। सही। और सर ये बताएं, ऑडिटर किन फैक्टर्स को कंसिडर करता है व्हाइल फॉर्मिंग एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? तीन चीज़ें देखता है। सबसे पहली जो चीज़ देखता है कि उसने सफिशेंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस गैदर की कि नहीं की अपने ओपिनियन को, कि उसकी जो ओपिनियन है, जो उसकी एविडेंस है वो उसके ओपिनियन को सपोर्ट कर रही कि नहीं कर रही। दूसरी चीज़, जितनी अनएग्रीगेटेड फाइनेंशियल मिसस्टेटमेंट्स थी, अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स थी जो इंडिविजुअल थी, उनको इकट्ठा किया गया कि नहीं किया गया। अगर उनको हम इकट्ठा करते हैं, लेट्स सपोज बहुत सारी मिसस्टेटमेंट्स हैं जो 100 200 रुपए की है, अगर हम उनको इकट्ठा करें तो 20 लाख रुपया बन जाता है। हो सकता है वो आपकी मटीरियलिटी लेवल से ऊपर चला जाए। क्या आपने उनको एग्रीगेट करके देखा है अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स को, क्या वो ओवरऑल उनका इम्पैक्ट मटीरियल मिसस्टेटमेंट में तो नहीं जा रहा है। और तीसरी चीज़ ये होती है कि अगर आपने कोई वैल्यूएशंस करनी थी वो की है कि नहीं की। ये तीन चीज़ें देखते हैं आप। सही। सर, अभी आपने बात की वैल्यूएशंस की, तो ऑडिटर को क्या वैल्यूएशंस करनी होती हैं टू फॉर्म एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? पहली वैल्यूएशन होती है कि जी आपने जो एप्लीकेबल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है वो अप्लाई किया कि नहीं किया, उसको कितना कंप्लाई किया। पहली वैल्यूएशन ये आती है। दूसरी ये है कि आपने जो डिस्क्लोजर देने थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, जो आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी थी, क्या वो सफिशेंटली डिस्क्लोज हुई कि नहीं हुई। ठीक। तीसरी चीज़ ये होती है कि आपकी जो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हैं वो क्या रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के साथ कंसिस्टेंट हैं कि नहीं, क्या वो एज़ पर स्टैंडर्ड्स हैं, एज़ पर लॉ हैं कि नहीं। अगर आपकी पॉलिसीज़ आपके लॉज को सपोर्ट नहीं कर रही तो फिर उसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं। फिर इसी तरह से जो आपने अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बनाए हैं, क्या वो रीज़नेबल हैं कि नहीं है, क्योंकि अकाउंटिंग एस्टिमेट सारी डिस्क्रिशनरी जजमेंट्स होती हैं जिसके अंदर मैनेजमेंट अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को ऊपर नीचे कर सकती है। ऑडिटर ने ये उसमें एवेलुएट करना होता है कि क्या वो एस्टिमेट्स जस्टिफाइड हैं या नहीं है। फिर तीसरी चीज़ कि जो इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दी गई है, क्या वो कंपेरेबल है, क्या वो रिलायबल है, रेलेवेंट है और अंडरस्टैंडेबल है कि नहीं है। ये चार करैक्टरिस्टिक्स उसमें लाजमी होने चाहिए। मसलन मैं सिर्फ अगर ये लिख दूँ इस बार हमारी सेल्स बहुत अच्छी हुई हैं, इट्स नॉट अ कंपेरेबल, इट्स नॉट अंडरस्टैंडेबल, इट्स नॉट अ रेलेवेंट। मैं अगर ये लिखूँ, डिस्क्लोजर दूँ कि हमारी सेल्स 10 करोड़ की हुई है, पिछले साल 8 करोड़ की थी, इट मीन्स कि ये इन्फॉर्मेशन कंपेरेबल भी है, ये इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट भी है, ये इन्फॉर्मेशन रिलायबल भी है कि मैं इसको वैल्यूज़ में बता रहा हूँ।
अगर मैं इसको फर्दर ब्रेक डाउन कर दूं, मैं कहूँ कि जी इसमें से एक्सपोर्ट्स इतनी है, लोकल सेल्स इतनी है, इसमें से फ्ला आइटम्स की सेल्स इतनी है, फ्ला आइटम्स की सेल्स इतनी है, तो ये फर्दर उसकी रिलायबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग को इन्हांस करेगी। ये चीज़ मैंने ज़रूर देखनी होती है एज एन ऑडिटर। फिर जो यूज़र्स को इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि मल्टीपल यूज़र्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, हर यूज़र की अपनी नीड्स होती हैं, तो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है यूज़र की वो पूरी होनी चाहिए डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट में। और आखिरी चीज़ ये होती है कि जो टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। मसलन एक होती है टर्मिनोलॉजी जो जनरली एक्सेप्टेड है, मसलन अगर आपने ISA लिखा या IFRS लिखा, IFRS का सबको पता है कि इट्स इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, लेकिन एक आपकी अपनी कंपनी की अपनी एक इंटरनल टर्मिनोलॉजी। अब अगर आप लिख देते हैं जी ABC, अब किसी को क्या पता कि ये ABC क्या है, ठीक है? तो इस तरह की चीज़ें आपने ज़रूर देखनी होती है, ये वैल्यूएशन इन चीज़ों की ज़रूर करनी है। सही। सर अभी हमने बात की अनमोडिफाइड ओपिनियन की, तो ऑडिटर के पास टोटल कितनी फॉर्म्स ऑफ ओपिनियन होती हैं? ऑडिटर के पास एक तो अनमोडिफाइड ओपिनियन है जिसके अंदर वो कहता है कि जी सब कुछ ठीक है मटेरियल एस्पेक्ट्स में, इमटेरियल की बात नहीं करता। मटेरियल एस्पेक्ट्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक हैं, फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट हैं और एज पर एप्लीकेबल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है। इसके अलावा अगर हम कहें कि उसको कोई प्रॉब्लम आई है तो वो 3 टाइप्स की ओपिनियंस दे सकता है। पहली ओपिनियन होती है जिसको हम कहते हैं क्वालिफाइड ओपिनियन, दूसरी चीज़ होती है एडवर्स ओपिनियन और तीसरी होती है आपकी डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। अब क्वालिफाइड ओपिनियन क्या है? क्वालिफाइड ओपिनियन वहाँ आती है जहाँ ऑडिटर एस्टीमेट टोटल जो इफेक्ट है उसकी मटेरियल मिसस्टेटमेंट का वो कैलकुलेट नहीं कर सकता। मसलन आपने ईयर एंड के ऊपर इन्वेंट्री काउंट करनी थी, क्लाइंट ने आपको नहीं जाने दिया। अब आप क्लाइंट के ऊपर रिलाय कर रहे हैं कि जो क्लाइंट की वैल्यू है आप उस पर रिलाय करेंगे, ठीक है? अब इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ आएगा, कैसे कैसे आएगा, ये ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे वो किसी एक अपने एक हेड को नहीं आइडेंटिफाई कर सकता। तो ऐसी सूरत में वो क्या करेगा, वो क्वालिफाइड ओपिनियन देगा कि जी हम इन्वेंट्री के ऊपर ओपिनियन नहीं दे रहे क्योंकि हम इन्वेंट्री काउंट नहीं कर सके थे। दूसरी चीज़ होती है एडवर्स ओपिनियन। आपने मैनेजमेंट के साथ आपका अख्तलाफ है, आप कहते हैं कि जी आपकी डेप्रिसिएशन पॉलिसी ठीक नहीं है या आपकी फ़लाँ पॉलिसी ठीक नहीं है, वो एज़ पर स्टैंडर्ड्स ऐसे है, आप उसको ऐसे कर रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट आपको पता है कि इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ आएगा, और मैनेजमेंट उसको एग्री नहीं करती तो आप एडवर्स ओपिनियन देते हैं। आप कहते हैं कि जी इनकी डेप्रिसिएशन पॉलिसी ठीक नहीं है, उस पॉलिसी की वजह से एसेट्स इतने ओवर वैल्यूड हैं और डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट इनकम स्टेटमेंट में इतना कम जा रहा है जिसकी वजह से प्रॉफिट इतना ओवर स्टेटेड है और इक्विटी इतनी ओवर स्टेटेड है। यानी कि यहाँ पे आपको हर चीज़ पता है कि इसका इम्पैक्ट किस किस हेड में कितना कितना जा रहा है, ठीक है? तो ऐसी सूरत में आप एडवर्स ओपिनियन देते हैं। तीसरी चीज़ होती है जहाँ पे आपको काम करने ना दिया जाए। मसलन आपने वेरिफिकेशन करनी थी, आपको नहीं जाने दिया गया या आपको रिकॉर्ड नहीं दिया गया या व्हाट्स एवर रीजंस, आपका स्कोप लिमिटेशन कर दी, तो वहाँ आप डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे देते हैं। आप कह देते हैं कि जी वी कैन नॉट प्रोवाइड आवर ओपिनियन बिकॉज वी हैव नॉट बीन प्रोवाइडेड दिस इंफॉर्मेशन, ठीक है? तो ये 3 टाइप्स ऑफ ओपिनियन होते हैं। सही। सर हमें ऑडिटर्स रिपोर्ट के फॉर्मेट के बारे में बताइए। देखिए ऑडिटर की रिपोर्ट के जो कंटेंट्स हैं उसमें सबसे पहले टाइटल आता है, मेन जो कंटेंट होता है। टाइटल में लिखा होता है ऑडिटर्स रिपोर्ट टू शेयर होल्डर्स। कंपनी की बात करेंगे तो शेयर होल्डर्स होगी, अगर दूसरे होंगे तो ओनर्स की होगी, क्योंकि उन्होंने उनको रिपोर्ट करना होता है। सबसे पहले टाइटल आता है। दूसरी जो चीज़ आती है, यानी कि अब इसमें 2 पार्ट्स हैं, पहला पार्ट है ऑडिटर्स रिपोर्ट और दूसरा टू एड्रेसी आ गया। तीसरी चीज़ है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, जिसमें आप इंट्रोडक्शन देते हैं कि जी वी हैव बीन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ XYZ कंपनी फॉर द ऑडिट ऑफ द ईयर 30 जून 20X9 20X8, लेट जो भी आपका पीरियड होगा, और फॉर द ऑडिट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, स्टेटमेंट ऑफ
चेंजेस इन इक्विटी एंड नोट्स टू द अकाउंट्स। अब यानी कि ये पूरा एक इंट्रोडक्शन देते हैं उसके अंदर, जिसमें आपने बताया कि जी हमें किस लिए हम ये रिपोर्ट क्यों दे रहे हैं। जो चौथी चीज़ आती है उसमें आप बताते हैं कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी। आप अपनी रिपोर्ट में पूरा एक पैराग्राफ लिखते हैं कि जी मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोल्स, वो सारी चीज़ें आप उसमें लिखते हैं। पांचवी चीज़ होती है जिसके अंदर आप ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखते हैं कि जी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में क्या आएगा कि जी वी आर रिक्वायर्ड टू कंडक्ट ऑडिट एज पर इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स एंड एप्लीकेबल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, वो सारी चीज़ें लिखते हैं। अब ये सारी लिखने के बाद फिर आप बताते हैं कि जी हमने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं इनके ऊपर हमारा ओपिनियन क्या था, हमने इनके ऊपर क्या ओपिनियन देने जा रहे हैं। ओपिनियन देने के बाद ऑडिटर के सिग्नेचर्स आते हैं, सिग्नेचर्स के साथ डेट ऑफ द रिपोर्ट की, रिपोर्ट किस दिन इशू हुई और उसकी प्लेस क्या थी, ये ज़रूर आते हैं। ये इसके कंटेंट्स हैं, स्टैंडर्ड कंटेंट्स हैं जो ऑडिटर रिपोर्ट के अंदर आते हैं। सही। और सर सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन जो प्रेजेंट की जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ, उसके बारे में कुछ बताइए। देखें, सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन वो होती है जो मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ प्रेजेंट करती है टुवर्ड्स शेयर होल्डर्स, टुवर्ड द यूज़र्स, कि उनकी एंटिटी ने इस साल में क्या किया, पिछले सालों के साथ कंपैरिजन्स होते हैं। तो ऑडिटर ने उसके ऊपर रिपोर्ट नहीं देनी होती, लेकिन उसको देखना ज़रूर होता है कि उसके अंदर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन ना हो जो आपकी रिपोर्ट के साथ इनकंसिस्टेंट हो। मसलन आप कह रहे हैं कि जी कंपनी लॉस में जा रही है, मैनेजमेंट कहती है जी हमारी कंपनी तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, या आप कहते हैं कि जी आपका जो प्रॉफिट है वो तो 30% है, मैनेजमेंट कहती है जी हमने तो अल्लाह के फजल से 50% प्रॉफिट कमाया है। तो इस तरह की चीज़ें आपने ज़रूर देखनी है कि उसके अंदर इन चीज़ों को आपने कंसीडर करना है। जब आप कंसीडर करेंगे तो सबसे पहले तो यही है कि आपकी जो सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन है वो आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उससे सेपरेट होनी चाहिए, यानी कि पता चलना चाहिए कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ये सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन है, दोनों डिफ्रेंशिएट होनी चाहिए। पहली चीज़ आपने ये देखनी, ये नहीं है कि उन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट बना दी जाए, नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट नहीं बनाई जा सकती सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन। दूसरी जो चीज़ आपने देखनी है, अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर मैनेजमेंट उसको एक ही पार्ट बना देती है तो आप मैनेजमेंट को कहेंगे कि इनको आप सेपरेट करें। और तीसरी जो चीज़ आपने देखनी है कि अगर मैनेजमेंट कहती है कि जी हम इसको डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, हम इसको इसके अंदर ही डालेंगे, तो फिर आप अपनी रिपोर्ट को विड्रा कर सकते हैं, कह सकते हैं कि जी आप मेरी बात नहीं मान रहे इसलिए मैं आपको इसके ऊपर रिपोर्ट नहीं दे रहा। सही। सर थैंक यू सो मच हमें अपना टाइम देने के लिए। होपफुली आज का प्रोग्राम आप सबके लिए नहायत मुस्तफीद साबित हुआ होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।